अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पीयर कॉलेज मियां वाली। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एंजाइम्स वाले चैप्टर से, दैट इज़ एक्टिव साइट एंड कोफैक्टर्स। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सिंपल सी हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल आसान होने वाला है। तो ये दोनों टर्म्स आपने पहले सुनी हुई होंगी कि एक्टिव साइट क्या होती है और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो आज हमारी जो एक जनरल सी आउटलाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या होती है, फिर उस एक्टिव साइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कहाँ पे हो सकती है एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर, एंड देन कोफैक्टर और उसके टाइप्स देखेंगे, एंड देन लास्ट पे हम एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जो हैं दे आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। सो थ्री डायमेंशनल, आपको पता होगा ये एक जनरल फिजिक्स की टर्म है कि थ्री इसके डायमेंशंस होती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का। तो ये एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टर्म है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सी होती हैं? अब जनरली ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो तकरीबन सारे प्रोटीन इन नेचर ही हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उसका क्या मतलब है? अब प्रोटीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स क्या हैं एक्चुअली। प्रोटीन्स आर एक्चुअली चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इस तरह जोड़ देते हैं, सपोज करें ये 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस अमाइनो एसिड की चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो इसी पॉलीपेप्टाइड से ही एक्चुअली प्रोटीन्स बनती हैं, और एंजाइम्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही होते हैं कि अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन्स के अंदर जुड़ती हैं और वो एक प्रोटीन बनती है। अब जब स्टार्ट के अंदर एक प्रोटीन बनी है, वो इस तरह चेन की फॉर्म में होती है। बाद में क्या होता है कि यही चेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने आप को फोल्ड करती है। तो अमाइनो एसिड फोल्ड करके ना समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास अमाइनो एसिड की बनती है वो एक चेन नहीं रहती है, तब वो कुछ उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है। लाइक यही अगर सपोज करें पहले इस तरह एक चेन की फॉर्म में थी, तो ये चेन इस तरह अपने आप को फोल्ड करती है, और ये अब इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो थ्री डायमेंशनल बन चुकी है। जो हमने दो चीज़ें ऊपर जिक्र की हैं, एक थ्री डायमेंशनल की और एक ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट देखा है कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम जिस प्रोटीन से बनता है पहले वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होती है। तो वो अपने आप को इस तरह फोल्ड करके एक थ्री डायमेंशनल सी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम एंजाइम्स को कहते हैं कि वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। सो सेकंड पॉइंट क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि अभी हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और वो ही एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं, या प्रोटीन उसी से ही चेन से ही मिलके बनती हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों क्लियर हो जाते हैं। आगे अगर हम मूव करते हैं, तो दैट इज़ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट क्या चीज़ है, क्या जगह है, उसको हम एक्टिव साइट क्यों बोलते हैं, वो क्या होती है। तो हमने अभी बताया, बात की है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड होती है जो कि अपने आप को इस तरह से फोल्ड करके एक थ्री डायमेंशनल सी स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। और वैसे आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा कि ये वो एक्टिव साइट, ये कैटालिटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, या जिनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं एंजाइम्स को। तो अब इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? इस एंजाइम का काम होता है कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाना। अब अगर एक हम सपोज करते हैं एक ऐसे एंजाइम है, लाइक दिस, एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम का क्या काम है? एक रिएक्शन को आगे प्रोसीड करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब सपोज करें ये उसका रिएक्टेंट है और ये एंजाइम है। अब एंजाइम क्या करेगा? उसने इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है एक प्रोडक्ट के अंदर, एक नई चीज़ उसे बनानी है, ठीक है? तो अब क्या होगा? वो जो रिएक्टेंट है, जिसकी हमने अभी बात कर लिया है, जिसको हम यहाँ पे एक जनरल एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अटैच होता है, और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को या उस रिएक्टेंट को फाइनली उसकी फाइनल फॉर्म में या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने जो देखना है वो है एक्टिव साइट क्या है। सो देयर इज अ स्मॉल क्लेफ्ट और डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब्यूलर एंजाइम, जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। कि सपोज करें कि ये इस तरह से एक एंजाइम था,
तो ये जो आपको उसके अंदर एक डिप्रेशन सी नज़र आ रही है, या वो पॉइंट है ये जहाँ पर आके रिएक्टेंट ने या सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, उस पॉइंट को हम इस पॉइंट को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड्स। अब ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ पे कि क्या मतलब है फ्यू अमाइनो एसिड्स का। यहाँ पे हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एक लॉन्ग अमाइनो एसिड की चेन होती है जो इस तरह से फोल्ड करके कन्वर्ट हो जाती है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, सपोज करें यहाँ पर है एक्टिव साइट। अब ये तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा जो एंजाइम बना है वो प्रोटीन से अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। तो पहले वो अमाइनो एसिड किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। अमाइनो एसिड इस फॉर्म में एक चेन की फॉर्म में थे, स्ट्रेट। अब सपोज करें यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और इधर है। तो ये ग्रीन लाइन जो लगाई हम सपोज करें कि ये तकरीबन 5 अमाइनो एसिड सपोज कर लेते हैं कि ये है। जब ये फोल्डिंग होती है ना, तो ये सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं अमाइनो एसिड फोल्डिंग के वक्त। यानी कि अगर हम इस तरह सपोज करें बनाएं एक स्ट्रक्चर दोबारा से, ऐसे हमने बनाई है, तो हम जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो सारे ग्रीन कलर वाले हमने लाइन किए अमाइनो एसिड, वो सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से। और उसी पॉइंट को ही हम बोलते हैं एक्टिव साइट। सो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव साइट पहले हमने देखा कि क्या होती है, फिर हमने देखा कि ये बनती कैसे है। कि कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जो एक स्ट्रेट चेन के अंदर पहले मौजूद होती है पॉलीपेप्टाइड, तो जब वो फोल्ड होती है तो वो सारे अमाइनो एसिड इकट्ठे एक पॉइंट पे हो जाते हैं, एंड देन हमारी एक्टिव साइट बन जाती है एंजाइम की। सो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इस एक्टिव साइट की? इट इज़ द लोकेशन एट विच कैटालाइसिस अकर्स। कैटालाइसिस मीन्स के ब्रेक डाउन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। कि अगर एक सबस्ट्रेट था इस तरह से, एंजाइम के ऊपर आकर वो अटैच हुआ, ऐसे सपोज करें ये एक एंजाइम था। अब उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर फाइनली कन्वर्ट करना किसका काम होगा? वो इसी एंजाइम का काम होगा। वो एंजाइम क्या करेगा? सपोज करें ये सबस्ट्रेट हमारे पास जो था ग्रीन कलर में हमने मेंशन किया, अब उसको वो कन्वर्ट कर देता है दो डिफरेंट चीज़ों के अंदर, और वो दोनों हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये सबस्ट्रेट के अंदर जो सबस्ट्रेट की जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन होती है, ये इस मेन एंजाइम का काम होता है। और वो पूरे एंजाइम के ऊपर नहीं हो रही होती है, वो एक छोटा सा पॉइंट होता है, स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जिसको हमने अभी पीछे जिक्र किया एक्टिव साइट का। तो ये सारा रिएक्शन सिर्फ उसी पॉइंट पे होता है। पूरा का पूरा जो रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला, वो एक्टिव साइट के ऊपर ही हो रहा होता है। इसी वजह से ही हम उसको एक्टिव साइट बोलते हैं, क्योंकि वो एंजाइम का एक्टिव पोर्शन होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट जो होती है ईच एंजाइम की, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड सो ओनली सर्टेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन फिट इनटू इट। इसके लिए हमने एक मॉडल भी देखने हैं आगे, दो मॉडल देखने हैं, वैसे आपने पहले पढ़े हुए भी होंगे 9th क्लास के अंदर। एक लॉक एंड की मॉडल था और एक इंड्यूस्ड मॉडल था। तो वो हमने बाद में देखने हैं, फ़िलहाल जस्ट आप यहाँ पे देखें कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक है। लाइक अगर ऐसे एक एंजाइम है, अब यहाँ पे आप देखें एंजाइम की जो एक्टिव साइट आपको नज़र आ रही है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। तो अब यहाँ पे कौन सी चीज़ फिट आएगी? अगर ये क्या फिट आ सकता है इसके अंदर सबस्ट्रेट, या ये फिट आ सकता है? तो कॉमन सेंस की बात है, यही इसके अंदर फिट आएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जैसी शेप होगी एक्टिव साइट की, बिल्कुल वैसा ही सबस्ट्रेट वहाँ पर अटैच हो सकेगा। इट मीन्स कि एक्टिव साइट जो होती है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उस पॉइंट पे अटैच हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक वहाँ पे अटैच नहीं हो सकेगा। सो इट इज़ थ्री डायमेंशनल एंड bears a specific charge। अब ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। 3 डायमेंशनल का तो हमने पहले जिक्र कर लिया है कि ये 3 डायमेंशनल होते हैं ओवरऑल एंजाइम भी। तो ऑब्वियसली जो एक्टिव साइट है वो भी 3 डायमेंशनल ही होगी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब है? स्पेसिफिक चार्ज, अब अगर आपको अमाइनो एसिड्स का पता है तो अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल चार्ज की अगर हम बात करें तो कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड अगर एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर नेगेटिव अमाइनो एसिड्स उस रीजन के अंदर या एक्टिव साइट में ज़्यादा हो जाएंगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो रीजन्स ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग नाम ही इन दोनों का इंडिकेट कर रहा है कि क्या फंक्शंस होंगे इन दोनों के। बाइंडिंग साइट का क्या काम होता है? बाइंडिंग साइट का काम होता है कि अगर ऐसे एंजाइम है
इसका नाम से ही आपको आइडिया है कि क्या करना है इसका काम। इसका काम का है कि जो सबस्ट्रेट आया है उसको आइडेंटिफ़ाई करना और उसको एंजाइम के साथ बाइंड करवा देना। अब देखिए ये जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर गया है, यहाँ तक सिर्फ़ काम था बाइंडिंग साइट का कि उसने अटैच करवा दिया। अब अगर एंजाइम सबस्ट्रेट ऐसा होता तो बाइंडिंग साइट उसको बाइंड ना करवाती, ठीक है ना? अगर सबस्ट्रेट इस शेप में है तो वो शेप रिज़ेम्बल कर रही है एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप के साथ, इसलिए बाइंडिंग साइट ने उसको यहाँ पर एक्टिव साइट पे अटैच करवा दिया, बाइंड करवा दिया। यहाँ तक जो काम था वो था बाइंडिंग साइट का। अब जब बाइंड हो गया है सबस्ट्रेट, नेक्स्ट जो होता है उसने रिएक्शन प्रोसीड करना होता है, तो वो काम बाइंडिंग साइट का नहीं होता है, वो काम होता है कैटालिटिक साइट का। कैटालाइसिस का आपको अभी बताया, मतलब मैंने कैटालाइसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन या रिएक्शन का प्रोसीड करना, आगे रिएक्शन का होना। तो सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्जन होती है, जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल कर भी लिया, तो हम इसको डिटेल में भी नहीं देखेंगे, वही आप देख लें यहाँ पे कि कैटालिटिक साइड का काम क्या होता है। एक सबस्ट्रेट को सपोज करें ऐसे सबस्ट्रेट है, उसको हमने इमेजिन कर लिया है कि इस तरह दो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो एक्चुअल जो रिएक्शन करवाना होता है वो कैटालिटिक साइड का काम होता है, और सबस्ट्रेट को एंजाइम की सरफेस के ऊपर या एक्टिव साइट के ऊपर अटैच करवाना बाइंडिंग साइड का काम होता है। So, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाती है स्लाइड्स कोफैक्टर्स की है। कोफैक्टर्स भी ये कुछ नाम है जो आपने सुने हुए होंगे। सो एडिशनल नॉन प्रोटीन chemical component used by any enzyme is in catalysis is called cofactor. So एंजाइम्स की हमने बात की है कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब रिएक्शन हो रहा होगा तो टोटली वो प्रोटीन्स ही होंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे कोफैक्टर्स क्या हैं? कोफैक्टर्स कुछ ऐसी नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये हमने इनको डिटेल में भी देखना है वन बाय वन। तो एक्टिवेटर क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, कोएंजाइम क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं। बहरहाल कोफैक्टर आपने देख लिया है कि ये कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होता है, ठीक है। अभी हमने पीछे डिस्कस कर भी लिए हैं काफ़ी सारे एग्जांपल से ड्रॉ करके कि अगर ऐसे एंजाइम है और उसके ऊपर आकर जो सबस्ट्रेट ने अटैच होना है यहाँ पे, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में जो समझिए कि कनेक्शन होता है या जो एक ब्रिज सा बनता है उन दोनों का आपस में, वो आप यही समझ लें कि वो कोफैक्टर ही होता है। यानी कि एक एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है जो कोफैक्टर होता है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। सो कोफैक्टर क्या करते हैं, नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट्स को फंक्शनल एक्टिव साइट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनको कोफैक्टर चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो कोफैक्टर की एब्सेंस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट में जो हमने बात की है ना कि ये नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को फंक्शनल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की है ना कि एंजाइम जो होते हैं, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं या काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है, जिसको अभी हमने कोफैक्टर का नाम दिया। तो वो कोफैक्टर होगा तब वो एंजाइम फंक्शनल होगा। तो मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि उस कोफैक्टर के बगैर जो एंजाइम होता है या जो एक्टिव साइट होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। जब वो कोफैक्टर आकर अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ, तब वो फंक्शनल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, अभी हमने बात की भी है कि वो एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। यहाँ पे अब इस आप स्केच में देख भी सकते हैं डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है फ्लो शीट टाइप। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एंजाइम नज़र आ रहा है, ये ऊपर सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी छोटा सा रीजन यहाँ पे शो करवाया, दैट इज़ एक्टिव साइट। अब यहाँ पे आप देखें ये है कोफैक्टर येलो कलर में। अब सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम ये था, एंजाइम के ऊपर आकर सबसे पहले कोफैक्टर अटैच हुआ। जब कोफैक्टर अटैच हुआ तो वो उसकी एक्टिव साइट क्या हो गई, फंक्शनल हो गई। अब उसका सबस्ट्रेट आएगा और सबस्ट्रेट यहाँ पर देखें बाइंड किया। अब देखें यहाँ पे ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और उनके दरमियान जो कनेक्शन बना हुआ है वो है इस येलो स्ट्रक्चर से, एंड दैट येलो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोफैक्टर। सो कोफैक्टर जो है जिसकी अभी हमने बात की है कि ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है एंजाइम और उसकी सबस्ट्रेट के दरमियान। अब डिफरेंट टाइप्स हैं कोफैक्टर्स की। सबसे पहले है एक्टिवेटर।
अब ये एक्चुअली उनकी कंपोज़िशन की बेस पे भी है और उनकी बॉन्डिंग की बेस पे भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी एक्टिवेटर क्या है? समटाइम्स या कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका जो कोफैक्टर होता है ना, अब कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्गेनिक वो सॉरी इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है या कुछ और स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो पहली हमने टाइप देखनी है दैट इज़ एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर क्या है? एक्टिवेटर इट इज़ एन इनऑर्गेनिक मेटल आयन यूज्ड बाय एंजाइम एज अ कोफैक्टर। कि समटाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, लाइक यहाँ पे आपको एक स्केच सा नज़र आ रहा है डायग्राम। अब ये एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए जो को फैक्टर चाहिए वो कौन सा वाला है? दैट इज़ अ मेटल आयन। तो अब इस तरह के जो को फैक्टर्स होते हैं, जो मेटल आयन्स होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल लिखी हुई हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज है, कॉपर है एंड जिंक है। तो ये अगर किसी भी एंजाइम को या अगर कोई भी एंजाइम इनमें से किसी एक को यूज़ कर रहा होता है, तो इस तरह के जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक आइन्स होते हैं या मेटल आइन्स होते हैं, वो जब कोई एक एंजाइम एज अ कोफैक्टर यूज़ करता है, तो उस कोफैक्टर को हम बोलते हैं एक्टिवेटर। एंड एक्टिवेटर जो होता है ये डिटैचेबल होता है एंड लूजली अटैच होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखिए ये एक एंजाइम था, इस एंजाइम के साथ आकर ये मेटल आयन अटैच हुआ है और ये जो देखिए आप, तो अब ये एंजाइम फंक्शनल हो चुका है। अब क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ पे आके इसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट अटैच होगी। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, मेटल आयन या एक्टिवेटर, ये दोबारा से डीटैच हो जाएगा। मतलब जब एंजाइम ने अपना काम कर दिया, इसका काम ख़त्म। ये वहाँ से डीटैच होगा क्योंकि ये लूज़ली अटैच होता है, तो इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ डिटैचेबल एंड लूज़ली अटैच्ड विद एंजाइम। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 2 टाइप्स हैं ना, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।